बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान और मैं हूं रिजवान अली अहमद। और आज की ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा न्यूयॉर्क के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 79वां इजलास है, कल इसका इफ्तिताही सेशन था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस इजलास से कलीदी खिताब भी करेंगे, जबकि साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें भी तय हैं। बिल्कुल रिजवान, 27 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म कलीदी खिताब करने जा रहे हैं, जिसमें जो इलाकाई मामलात हैं, जो आलमी मसाइल हैं, पाकिस्तान इस हवाले से क्या सोचता है, किस तरह से पायदार तरक्की के अहदाफ में पाकिस्तान अपना कलीदी किरदार अदा करने का ख़्वाह है, पाकिस्तान की काविशें कहाँ क्या रही हैं, और जिस अदम मसावात की अभी भी बात हो रही है उस इजलास में, उस हवाले से भी जो है पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र रखेगा। और सबसे अहम बात यह है कि जनाब के इस इजलास में जो कल बात हुई है, एंटोनियो गुतेरेस का अगर आपने खिताब सुना हो तो इंतहाई अहम और भरपूर उन्होंने खिताब किया, जिसमें एक दफ़ा फिर उन्होंने अदम मसावात का जिक्र किया और कहा कि दुनिया के जितने भी मसाइल हैं उसकी यही एक जड़ है। और ख़ास तौर पर उन्होंने मसला फ़लस्तीन के हवाले से बात की, मसला कश्मीर के हवाले से बात की कि ये वो मसाइल हैं कि दुनिया की तरक्की, अमन और खुशहाली के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। बिल्कुल। और इफ्तिताही सेशन से सदर जनरल असम्बली फिलिमोन यंग ने भी खिताब किया, और उनके खिताब में भी जो नुक्ता नज़र था वो ये कि दुनिया को हमने महफूज कैसे बनाना है, आइंदा नस्लों के लिए इस दुनिया को पुरअमन कैसे बनाना है, तनाज़ात का हल कैसे निकालना है। दुनिया में अभी तक जो जंग है इससे ज़्यादा ख़तरनाक भूख, अफलास, दहशतगर्दी, ये वो मसाइल हैं जिसका बनीनो इंसान को इस वक्त सामना है। और इन तमाम मसाइल के हल के लिए जनरल असम्बली का इस बरस का होने वाला इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। जब हम बात करते हैं तनाज़ात के हवाले से तो उसके मसाइल के हल के लिए भी बात की जाती है। फिर जब मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान हुकूमत रहनुमा एक जगह इकट्ठे होते हैं, साइड लाइन्स पर मुलाकातें होती हैं, तो बहुत सारी बर्फ़ भी पिघलती है। क्या इस इजलास में भी हमें बर्फ़ पिघलती हुई नजर आएगी, या फिर कुछ ऐसे इक़दामात उठाए जाएंगे, कुछ ऐसी फैसला साजी होगी कि दुनिया में तनाज़ात को कम किया जा सके, इंसानी जानों का नुकसान जो हो रहा है उसको कम किया जा सके? बिल्कुल जी। और अमरीकी सदर जो बाइडन ने कल अपना बतौर सदर जो है वो आखिरी खिताब किया, और उसके बाद तुर्की के सदर का जो खिताब था वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और एक भरपूर उनका खिताब अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने बहुत से सवालात ऐसे हैं जो कि यूजली हम पूछे जाते हैं यूनाइटेड नेशन के किरदार के हवाले से भी, और जो मसाइल अभी तक हल तलब हैं उन हवालों से भी। और ख़ास तौर पर अगर हम वज़ीर-ए-आज़म की बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पायदार तरक्की के अहदाफ पर जो मुबाहिसा हुआ है उसमें उन्होंने शिरकत की, और ख़ास तौर पे वो मसाइल जो कि पाकिस्तान को दरपेश है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई, उस पर बात की। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाया, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने भरपूर अपना नुक्ता नज़र पेश किया, क्योंकि पाकिस्तान में उसका जो हिस्सा है, जो किरदार है, वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन किसी और की तरक्की का जो खमियाजा है वो तरक्की पजीर ममालिक भुगत रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। तो उस पर भी बात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म की साइड लाइन में मुलाकातें जारी हैं, जो मुलाकात होती जा रही है हम अपने नाजरीन को बराह रास्त उससे आगाह भी करते जा रहे हैं। ट्रांसमिशन का रिजवान हम आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल। और ट्रांसमिशन के आगाज़ में हम बताते चलें कि इंतहा मुलाकातों के हवाले से जहां नाज़िया ने जिक्र किया है तो मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ो से मुलाकात हुई, इसके अलावा तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। अब वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में है तो वज़ीर-ए-आज़म से बहुत सारे जो मीडिया इंटरेक्शंस हैं उसमें सवालात भी किए जाते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी। हमारे आज के प्रोग्राम में जो हमारे पैनल में शामिल हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान सीनियर तज़कियाकार जवाद फैज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शुक्रिया आपका। और अलमास नकवी साहब हैं जो कि माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, सर बहुत शुक्रिया। और हमारे तीसरे गेस्ट हमारे साथ होंगे जी, हमारे साथ एक्स एम्बेसडर मौजूद होंगे शाहिद कियानी साहब, बड़ी गहरी नजर रखते हैं, वज़ीर स्काइप हमें वो ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद कियानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू जी, आई एम ऑनर्ड। सबसे पहले मैं शॉर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने बात की है, फिर उस पर बात करेंगे। Prime Minister Sharif, you have a great passion for education. You understand the transformative impact of education. What actions have you taken in Pakistan to help education develop, which is basically the glue that holds all of the SDGs together? Thank you very much for inviting me. Well, you're right that I have great passion to promote education in Pakistan, and the province I was serving for 10 years, Punjab. Over there, most definitely I had transformed education. But as I speak, we still have 25 million children out of school. Even though during the years in Punjab, I had introduced multiple initiatives to promote education and empower those segments of society
which could not afford education for the children. For example, Punjab Endowment Fund, it provided voucher scheme to boys and girls to get admission in schools in their areas within that amount. Punjab Education Endowment Fund, it benefited hundreds and thousands of students who were high achievers but came from very poor background. This endowment fund is probably the largest in South Asia. It provided them with stipends to get education wherever they wanted to, and also abroad. Number 3, I built Danish schools, not Danish. Danish is in English intellect. And this was for poor children, orphans, who were very talented, but had no means to have access to education. They would have otherwise lost in the dust of their villages. I built them beautiful schools with dormitories, with smart boards, with quality teachers, books, bags, everything. And today, they're engineers, doctors, and so on and so forth. Then vocational training, skill training, with the British DFID and Punjab's partnership, we started skill development, and this was not about brick and mortar, no. It was about investing in the students, in the future, paying to the companies, for example, hoteliering company, we would pay them per student, and they would provide them the training. We didn't build buildings or brought machines, no corruption, no nothing. So this was, I think, a game changer. But 25 million children today, even today out of schools, is a big challenge. Now, who's the culprit and where's the problem? SDGs, as you know, the gap runs into trillions of dollars. And countries, developing countries like Pakistan, can have to struggle to raise finances. Why? In 2022, we had the worst flooding in our history out of climate change. And for no fault of ours, none whatsoever, we do not even contribute even a fraction of a percent in terms of emissions. Those who play with trillions and are responsible for these emissions, they have to share their responsibility and come to the help of these developing societies. It's very important. Otherwise, this unbalanced, unjust, unfair system will lead to nowhere. 2, and importantly, we faced terrorism after 9/11. It was pushed into our borders. 80,000 Pakistanis were martyred. And boys and girls, mothers, shopkeepers, doctors, engineers, soldiers, to fight this menace. And finally, we were able to beat them hands down. But in the process, we lost $150 billion as our economic loss. During these floods in 22, $30 billion. And yet, we are asked to borrow money, to pay borrowed money and loans. Is this the way? This vicious circle of debt trap, I call it death trap, will not help at all the developing societies. So we have to strike a fair deal. Thank you very much. पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के हवाले से मुबाहिसे में शिरकत की वज़ीर-ए-आज़म ने और इज़हार ख्याल करते हुए जो सबसे अहम बात थी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो है कर्ज़ की गैर मुनसिफाना तकसीम और कर्ज़ की अदायगी, कर्ज़ की वापसी और दुनिया में जो मसाइल हैं ख़ासतौर पर मौसमी तब्दीली और दहशतगर्दी, पाकिस्तान ने से कितना नुकसान उठाया और पाकिस्तान इस जंग में अकेला लड़ा। अब पाकिस्तान के इतने मसाइल के बावजूद पाकिस्तान में सबसे अहम मसला तालीम के हवाले से 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। बहुत सारे इक़दाम करने के बावजूद अभी भी ये नंबर्स
यहाँ पर मौजूद हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म इज़हार ख्याल कर रहे थे। जी बिल्कुल, और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं सफ़ी जो शाहिद कियानी साहब हैं, एक्स एम्बेसडर, उनकी जानिब आऊँगी। सर, अभी आपने वज़ीर आज़म को सुना, मुबाहिसे में उन्होंने शिरकत की। ओवरऑल अगर हम इस फोरम की बात करें, जो इजलास वहाँ जारी है, वो कितना अहम है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को जो चैलेंजेस मौजूदा हालात में दरपेश हैं, जो पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है, उस तनाजुर में और जिस अंदाज में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की वहाँ पर नुमाइंदगी की है, मसाइल रखे हैं, दुनिया की आंखें खोली हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? देखें जी, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब की ये जो इंटरव्यू था ना, जी, ये एक मैं समझता हूँ कि कमाल की बात थी। जो मैसेज इन्होंने आर्टिकुलेट किया, ब्रीफली आर्टिकुलेट किया, और जाहिर है जो इनकी ऑडियंस है उनको जो भेजा मैसेज वो कमाल का है कि एक्सेप्ट भी किया कि 2.5 करोड़ बच्चा हमारा तालीम से बाहर है, लेकिन ये भी बताया कि जनाब हमारा कसूर नहीं है, फ्लड्स आए और फिर हम मिशन, और ये बज़वर्ड्स हैं, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, SDGs, ये एक बज़वर्ड्स हैं दुनिया के अंदर। डेवलपमेंट पार्टनर्स को मैसेज भेजा। ये मैं समझता हूं कि यूनाइटेड जनरल असेंबली तकरीर तो होगी, वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये मैसेज कमाल का है, आर्टिकुलेट किया वज़ीर आज़म साहब ने, और उस ऑडियंस को भेजा जो ऑडियंस सुनना चाहती थी। इट वाज अ टफ क्वेश्चन, मैं बताऊं आपको, लेकिन इसको किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, ये है मैसेज जो आपके लीडरशिप का होना चाहिए बाहर, कि उनको बताना है कि भाई हम तो करना चाहते हैं 2.5 करोड़ बच्चे का, हमारे फंड्स नहीं है, फ्लड्स आए हैं जिनसे नुकसान हुआ है, उसमें हमारा कसूर नहीं है। तो मैं समझता हूँ, मेरी अब एक थोड़ी सी बात सुन लें जी। हमें चाहिए कि ये जो मैसेज वज़ीर आज़म साहब का है, इस पर हुकूमत की दूसरी मिनिस्ट्री जो है वो बिल्ड करें और आगे इसको लेकर चलें। ठीक है, बिल्कुल सही। और शाहिद कियानी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात, वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का जो बेसिक मौक़िफ़ है वो दुनिया के सामने रखा, और यही वो मौक़े होते हैं, जनरल असेंबली का इजलास है जहाँ दुनिया भर की नज़रें हैं, दुनिया भर के मीडिया की नज़रें हैं, और पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से या पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से जब बात होगी तो फिर पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र भी रखेगा। और वज़ीर आज़म ने भरपूर अंदाज में अब तक जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उनमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा है। अलमास नक़वी साहब माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। अलमास साहब, आप कैसे देखते हैं ख़ासतौर पर इस मुबाहिसे का जब हम जिक्र करते हैं, वज़ीर आज़म ने इस सवाल को जब एड्रेस किया कि पाकिस्तान के मसाइल हैं ख़ासतौर पर तालीम के हवाले से, फिर तरक्की पजीर ममालिक के हवाले से बहुत सारे दीगर क्वेश्चन मार्क्स भी लगा दिए जाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जाती है, हम अपनी जंग लड़ रहे हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी, और फिर उसके बाद मौसमी तब्दीली एक और बड़ा चैलेंज भी हमारे सर पर है। कैसे देखते हैं वज़ीर आज़म के ख़यालात को आप? मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट फोरम के ऊपर 3 अहम मसाइल के ऊपर जो है वो बात की है। नंबर 1 तालीम, दूसरा मौसमियाती तब्दीली, और तीसरा जो है वो दहशत गर्दी के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने रखा है। और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दुरुस्त इस एतबार से है कि देखिए, उन्होंने रियलिटी को तस्लीम किया कि इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टेट ऑफ अफेयर जो एजुकेशन की है वो क्या है। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, 2 मसाइल हैं मेरे ख्याल में। एक तो एक्सेस ऑफ एजुकेशन, लोग स्कूल में नहीं जा रहे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो एक्नॉलेज किया उन्होंने बैनुल अक़वामी कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। और दूसरा मैं समझता हूँ कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो कि बात का मसला है। 25 मिलियन बच्चे उन्होंने कहा कि ये आउट ऑफ स्कूल हैं, और उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। ये बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मसला मैं समझता हूँ कि उन्होंने मौसमियाती तब्दीली का भी उन्होंने जिक्र किया। ये इस एतबार से मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का जो शेयर है जो कार्बन एमिशंस के अंदर वो बहुत मिनिमल है, लेस देन 1%। और एज़ कम्पेयर टू जो इफ़ेक्ट्स हैं इसके, जो इम्पैक्ट है, पाकिस्तान इज़ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम उनका नुक्ता था। और तीसरा जो पॉइंट है दहशत गर्दी के हवाले से उन्होंने बात की, बिल्कुल सही। 80,000 से ज़्यादा जानी नुकसान हो चुका हमारा, 150 बिलियन तक हमारा जो है वो इकनॉमिक लॉस हो गया जी। ये प्रीटेक्स्ट है। अब इस प्रीटेक्स्ट में जो चौथी अहम बात की उन्होंने, डेथ ट्रैप की बात की। उन्होंने कहा जी डेथ ट्रैप नहीं है, ये डेथ ट्रैप है। तो ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसमें पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है
وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھا ہے. اور جی جی اچھا فیضی صاحب، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں پائیدار ترقی کے اہداف کے حوالے سے یا مساوی ترقی کے حوالے سے، اس میں سب سے بڑا کوشچن تو عدم مساوات کا خود بخود ہی جنم لیتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترقی پذیر جو ہے وہ ترقی در ترقی کرتی جا رہے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک پے کر رہے ہیں. اگر ہم موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بڑے عالمی برادری نے وعدے وعید کیے تھے، لیکن ابھی تک وہ وفا نہیں ہوئے ہیں. ہماری معیشت کو جو لاس پہنچا تھا، جو نقصان پہنچا تھا، وہ ایز اٹ از ابھی موجود ہے. ہم ابھی ریکوری پوزیشن میں ہیں. تو جو عدم مساوات ہے، جب تک یہی ختم نہیں ہوتی تو یہ جو پائیدار ترقی کے اہداف ہیں، جس طرح وزیر اعظم نے بھی فرمایا کہ خربوں ڈالر کا گیپ ہے، یہ کیسے فل ہوگا؟ دیکھیے، آپ نے جو عدم مساوات کی بات کی نا، یہ تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. طیب اردوان صاحب نے بھی یہی باتیں کی، اور یہ بھی جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے، شہباز شریف صاحب کی گفتگو بھی سن رہے تھے، یہ بھی جھلکیاں ہیں ان کی تقریر کی. ابھی اس پہ بڑی تفصیلی بات ہونی ہے، بڑی عرق ریزی کی ہے انہوں نے، اور بڑے جو ہے اہم پوائنٹس جو ہیں وہ بھی بیان ہمارے سامنے ہوں گے جب وہ پوری دنیا کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوں گے. لیکن وہی مسئلہ ہے کہ اثر ہونا وہ کب ہوگا. انطونیو گوتریس صاحب یہاں پہ آئے، انہوں نے معائنہ کیا، خود سیلاب متاثرین کو دیکھا، ان سے ملاقاتیں کی، روئے، اور پھر جا کے بھی انہوں نے متعدد بار اس کا ذکر کیا مختلف اجلاس جو ہوئے اس میں کہ پاکستان کے اندر بہت بری صورتحال ہے. لیکن ایشو پھر وہی ہے کہ جن کی وجہ سے ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں، بچے اسکول نہیں جا پا رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں خود پورا ایریا پھر کے آیا تھا اس سیلاب متاثرین کے حوالے سے، میں سکر تک گیا اوپر سے یا وہاں تک. لہٰذا میں نے بھی جو دیکھا اس میں تو ابھی شہباز صاحب نے بھی باتیں کرنی ہیں، ابھی انہوں نے بتانا ہے کہ کس حد تک. اور پھر یہ جو سیلاب ہے، یہ جس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے موسمیاتی تغیر و تبدل میں، جس طرح نقوی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن دوسروں کے عذاب ہم بھگتے، سرمایہ کاریاں ان کی ہیں، وہ اخراج وہ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ گیسز کا، اور پیسہ وہ کما رہے ہیں، اور نقصان الٹا ہم کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مختصر سا جو ہم نے سنا ہے، یہ بڑا اس کے اندر سارے ہی بیسک پوائنٹس ہیں، اور اسی پہ ہی پوری دنیا بات کرے گی اور کرنا پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی ہم نے کیا کیا تھا. میں I was in United States that time جب 9/11 ہوا. میرا کی قصور ہے یا شہباز صاحب کا کیا قصور ہے یا آپ کا کیا قصور ہے؟ مسئلہ آپ کا، اور ہم بھگتتے جائیں. $150 بلین کا نقصان ہمارا ہو. ہم اگر وہ نقصان نہ ہوا ہوتا تو ہم یہ $7 ارب کے لیے یا $3 ارب کے لیے دستے نگر نہ ہوتے، مانگ نہ رہے ہوتے. ہم تو قرض چکانے کے لیے قرض لے رہے ہیں. اگر یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کو سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے. نہ ہمارا مسئلہ کوئی، دہشت گردی کے شکار ہم، سیلاب کے شکار ہم، متاثرین میں سے ہم، بچے ہمارے اسکول نہیں جا پا رہے. لہٰذا اس پہ ابھی مزید باتیں ہونی ہیں اور بار بار یہ کرنی پڑیں گی ان کو جھنجھوڑنے کے لیے. اور ان میں سب سے اچھی بات یہ ہے جواد فیضی صاحب کہ سسٹینیبل گولز جتنے بھی ہیں یہ انٹر لنکڈ ہیں. تعلیم ہوگی تو ترقی آئے گی، تعلیم ہوگی تو جو مسائل ہیں وہ کم ہوں گے. شاید کیا نہیں، کل بڑی زبردست آغاز ہوا افتتاحی سیشن کا. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی ذکر کیا مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا، صدر فلیمون ینگ نے بھی ذکر کیا، پھر امریکی صدر نے بھی ذکر کیا مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا. اور جو تقریر تھی، جو خطاب تھا رجب طیب اردوان کا، اس میں تو انہوں نے جھنجھوڑ کے رکھا اقوام متحدہ کو، تمام یونائٹڈ نیشنز کی جتنے بھی رکن ممالک ہیں ان کو، خاص طور پر جو فلسطین کی صورتحال ہے اور اب جو لبنان کی صورتحال بننے جا رہی ہے. ان تمام تر معاملات پر آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صدر اردوغان کی جو تقریر تھی، میں سمجھتا ہوں 2 تقریریں بڑی اہم ہیں، صدر اردوغان کی اور صدر بائیڈن کی. میں دونوں کا بتاتا ہوں. صدر اردوغان تو نون ہیں کہ وہ ایک ریئلسٹ اور ایک کریجس لیڈر ہیں. وہ گھبراتے نہیں ہیں. میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. یہ جو چند ممالک مسلمان ہیں جن کی ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، اس میں سب سے اہم یہ ترکی ہے. اور ترکی کے لیڈر کی کریجس ہے کہ انہوں نے تعلقات ہونے کے باوجود کریجسلی سٹینڈ لیا فلسطینیوں کی سپورٹ میں اور تنقید کی. صحیح، وہ تو ڈرتے نہیں. دیکھیں نا، کشمیر کے اوپر بھی وہ نہیں گھبراتے نہیں. یہ ہوتے ہیں لیڈر جن کے تعلقات ہیں. اور میں بتاؤں، اس سے اسرائیل کافی گھبراتا ہے کیونکہ ترکی ایک کوئی پش اوور کنٹری نہیں ہے، بڑی امپورٹنٹ کنٹری ہے مسلمانوں کی. یہ بڑی زبردست بات ہے. دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ صدر بائیڈن کی تقریر، یہ وہ لاسٹ ہے کیونکہ اس کے بعد جا رہے ہیں جی، اس کو میں سمجھتا ہوں اسرائیل نے بالکل پسند نہیں کیا ہوگا. میں بتا رہا ہوں، یہ بہت اہم تقریر تھی
اس کی وجہ ہے کہ ابھی تک اسرائیل ٹو اسٹیٹ سولوشن کے خلاف ہے. بالکل. اور امریکہ نے آج میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو تقریر کی ہے صدر بائیڈن کی, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سینس آف ہسٹری ہے. میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا, سینس آف ہسٹری ہے. صدر بائیڈن نے یہ کلیئر کٹ کر دیا کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی پالیسی ہوگی. میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس کو نیگیٹ نہیں کر سکتے آپ کہ یہ ہے. اور یہ میسج آئے گا اسرائیل کو کہ اب انف از انف. اور دو ریاستی حل کی بات بھی تو کی یعنی صاحب, دو ریاستی حل کی بات بھی تو کی ساتھ ہی صدر نے اپنے خطاب میں, صدر بائیڈن نے. کیا چیز؟ دو ریاستی حل کے حوالے سے جو پوری دنیا کا مطالبہ ہے. میں اسی کی بات کر رہا ہوں, میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن, دو ریاستی کا جو ہے, اس پہ پاکستان کا بھی یہی موقع ہے. ٹو اسٹیٹ سولوشن یہ ان کو, اسرائیل کو یا جو ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, ان کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم تقریر تھی, یہ بہت اہم تھا, جس کو اسرائیل پسند نہیں کیا گیا ہوگا, کیونکہ صدر بائیڈن نے ہر طرف دیکھنا ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی عقل مندی کی, کیونکہ جب یہ پالیسی آ جائے گی تو جو سکسیسو گورنمنٹس ہیں, جو پریزیڈنٹ جس کا بھی ہوگا, وہ اس کے خلاف بھی جا سکے گا. بڑا مشکل ہوگا جانا. جی بہت عام تقریر تھی. ٹھیک ہے علمان صاحب, جس طرح سے ابھی ایمبیسیڈر صاحب نے فرمایا کہ یقینی طور پر اسرائیل کو جو ریاستی حل ہے وہ پسند تو نہیں آیا کیونکہ وہ اس پہ آتا نہیں ہے, لیکن امریکی صدر نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ جو مسئلہ ہے اس کا حل دو ریاستی اگر اسٹیٹ بن جائے تو یہی اس کا حل ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا کتنی پازیٹیو ہے, کیا ایک کلیئر پیغام اسرائیل کو جا چکا ہے کہ یہی مسئلے کا حل ہے, اب اسی پہ بات ہوگی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ امریکی صدر بائیڈن کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ ہے یہ امپورٹنٹ بھی ہے, لیکن ایک اعتبار سے یہ کنٹینیویشن ہے جو امریکن سٹینس رہا ہے اس کے اوپر. اب سوال یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو کیا کنونس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. دیکھیں اس میں ایک ڈیول پالیسی بھی آپ کو نظر آتی ہے. ایک طرف تو وہ آرمز جو ہیں سپلائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی تک سیز فائر کے لیے اسرائیل کو وہ کنونس نہیں کر سکے ہیں. تو مطلب آپ کنٹینیوس جو بروٹیلٹیز ہیں اسرائیلی فورسز کی غزہ کے اندر آپ نے دیکھی, ابھی آپ لبنان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کنٹینیوس ہے. اس کو ابھی تک روکا نہیں گیا. کب روکیں گے, کب اسرائیل کو جو ہے نا فورس کریں گے کہ وہ کہاں تک, حد کیا ہے, انف is enough, what we mean by enough is enough. ٹھیک ہے, دیکھیں جو اسرائیل کی پوزیشن ہے وہ تو بہت کلیئر ہے, وہ تو ایک گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے, اور غزہ کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب ویسٹ بینک کی طرف بھی اگر چلتے ہیں تو کتنا سی سٹرپ جو ہے اس کو اب فلسطینی ریاست, اگر دو ریاستی حل کی ہم طرف جائیں بھی تو وہ کتنا سا حصہ ہے جو فلسطین کہلائے گا. لیکن وہ تو جو اقوام متحدہ کے قراردادوں میں منظور شدہ جو دو ریاستی حل ہے, جس کو اب بہت سارے ممالک انڈورس بھی کر رہے ہیں, وہ تو اس حد بندی پہ آئے گا جہاں پر اسرائیل کو واپس جانا پڑے گا. فیضی صاحب, وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات ہوئی صدر رجب طیب ایردوان سے, اور ان کو مبارکباد بھی دی. انہوں نے جو خطاب کیا, جیسے شاہد کیانی صاحب بھی فرما رہے تھے, وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی جو واشگاف الفاظ میں اظہار کیا ہے صدر رجب طیب ایردوان نے, اس پر انہوں نے مبارکباد دی ہے. مسلم امہ کے لیے یا پھر دنیا میں انسانیت کے لیے جو مسائل ہیں, جیسے ابھی نقوی صاحب بات کرتے ہیں کہ حد کیا ہوگی انسانی حقوق کی, صدر رجب طیب ایردوان کا بھی سوال یہ تھا کہ جو غزہ کے بچے ہیں, جو 6 سال کے بچے ہیں یا بچیاں ہیں, جو خواتین ہیں, کیا ان کے حقوق نہیں ہیں, جنگی جرائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کب تک خاموشی اختیار کیے رکھے گی پوری دنیا. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں, کتنا امپورٹنٹ یہ خطاب تھا, اور بالکل پہلے دن افتتاحی سیشن میں یہ خطاب ہونا؟ دیکھیں 2 پوائنٹس ایسے ہیں دنیا کے جو دہکتے انگارے ہیں اور یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں. ایک فلسطین اور اسرائیلی جارحیت, ظلم, بربریت, اور دوسرا پوائنٹ ہے کشمیر, بالکل, جس کے ارد گرد ساری نیوکلیئر پاورز ہیں, اور یہ کسی وقت بھی اگر مسئلہ پھیل گیا تو پھر بچے گا کوئی بھی نہیں, اور اس کا ادراک سب کو ہے. لیکن وہ جو بات کی نا نقوی صاحب نے کہ اپنے ویپنز بیچنے کے لیے, اپنے مالی مفادات کے لیے اس مارکیٹ میں جو گن ڈالا جا رہا ہے اور جس طرح پھیلایا جا رہا ہے, یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. جناب طیب ایردوان نے, دیر از نو ڈاؤٹ, ان کی ہمیشہ
बड़ी वाज़े गुफ्तगू होती है, बड़ी क्लियर गुफ्तगू होती है, डरते शरते वो भी नहीं है। और देख लीजिएगा शहबाज शरीफ साहब भी इन जो दहकते अंगारे हैं उसके हवाले से क्या गुफ्तगू करते, रजब तैयब अर्दवान भी मुबारक दे रहे होंगे शहबाज शरीफ साहब जी। और हमें वो सारी भूल जाएगी कि इसराइल का पैदा करदा आलम इस्लाम का लीडर जो कोसने दे रहा है ना बैठा जेल के अंदर कि बहुत बड़ी तकरीर करके आया था, वो सारी तकरीरें पीछे हो जाएंगी। उसकी वजह ये है कि ये वो इश्यूज हैं जो ये जानते हैं। ये नवाज शरीफ था जो बोस्निया की जंग के अंदर जब वो अमन मिशन लेकर निकला था और फिर तैयारे उन गोला और बारूद से गुजरते हुए चले गए थे, इनमें इतनी हिम्मत है, ये घर नहीं बैठ जाते। लिहाजा अब भी हमें ये देखना है, और मैं खास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी का भी जिक्र करूंगा, जब वजीर खारजा थे किस कदर क्लैरिटी के साथ उसने अपना पाकिस्तान का मुकदमा जो है पेश किया। डार साहब भी ऐसे कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जिन्हें पता है बात क्या करनी है, कहाँ पे करनी है, कहाँ पे चोट लगानी है, कहाँ पे हमने नब्ज पे हाथ रखना है। ये बात तो बड़ी क्लियर है कि फ़लस्तीन का मसला इस वक्त सुलगता हुआ मसला है। इसको अगर हल ना किया गया, और लेबनान का आपने जिस तरह जिक्र किया कि उस तरफ भी अब काम शुरू हो गया है, ये फैल जाएगा। 2 दिन में 500 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। तो अब ये अगर फैलेगा तो आप क्या समझते हैं, ये हिद्दत और शिद्दत उन तक नहीं जाएगी? फिर ये किसको रोक पाएंगे? देखिए जब बदला लेने वाले उठ खड़े होंगे ना, फिर ये रोते रहेंगे हाय हाय 9/11 क्यों हुआ था और अब क्या पता नहीं क्या हो गया। हर जगह पे लोग मौजूद हैं, जज्बात है, और मुजाहरे देख लीजिए अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर जिस तरह फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे हुए हैं, अगर वहीं वो खड़े हो जाते हैं, वो इसलिए नहीं खड़े होंगे कि हमने चीनी सदर ने आना है तो धरने देके बैठ जाए कि मामला रुक जाए, वो इसलिए खड़े होंगे कि इंसानी हुकूक का मामला है। और जिस तरह नकवी साहब कह रहे हैं ना कि एक हद फासिल तो बांधना होगी ना, खींचना होगी कि कब तक, किस लेवल तक। लिहाजा उस तरफ माहौल जा रहा है। इसी पे ही रजब तैयब अर्दवान साहब ने गुफ्तगू किया, शहबाज शरीफ साहब करेंगे, दीगर जो, और सिर्फ यही नहीं, मुसलमान लीडर्स दीगर ममालिक के लोग भी ये बात करेंगे, मगर सिर्फ बातों तक नहीं रहना। अक़वाम मुत्तहिदा को ये देखना है कि कश्मीर का मामला करारदाद पास है, फ़लस्तीन के हवाले से करारदादें मौजूद हैं, अमल की बात है, वरना ये आग यही तो सवाल था, वरना ये आग उनको भी नहीं छोड़ेगी। और ये पूरी दुनिया, मैं कह रहा हूँ, धाने पे खड़ी है। इसको अब रोकना होगा, और सिर्फ इजलास नहीं, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं, अमलन प्रैक्टिकली अब कुछ करना होगा। बिल्कुल ठीक साहब। सर एक बड़ी अहम आज IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग भी है। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से जब मीडिया से बात की तो उन्होंने ये भी बात की कि IMF की जो तमाम कड़ी शराइत थी वो पाकिस्तान जो है वो पूरी कर चुका है, और उम्मीद है कि पाकिस्तान को नेक्स्ट ट्रांच जो है उसकी भी मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन सर बड़ी अहम बात जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने भी की समिट ऑफ द फ्यूचर में, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जो कर्ज निज़ाम है उसको मुनसिफाना बनाने की ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म ने भी इस ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए इमदाद की फराहमी के लिए एक मुनसिफाना मुआहदे की ज़रूरत है। क्या कहिएगा? बिल्कुल वो ठीक कहते हैं, मैं इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि जो लैंडिंग, जो लेंडर्स हैं, देने वाले इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, इनकी जो शराइत हैं वो काफ़ी सख्त हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और फिर इसी वजह से हमें दूसरे ममालिक जो हैं उनसे रोल ओवर कराना पड़ता है। और ये अब एक नई चीज़ आ गई है कि वो देखते रहते हैं कि ये रोल ओवर होगा तो IMF जो है अपनी जो आपकी जो स्टाफ की जो होती है एग्रीमेंट है, दूसरी एग्रीमेंट है, वो करेंगे। और शराइत इतने सख्त हैं, लेकिन इसका साथ इसका फ्लिप साइड भी है जो मैं समझता हूँ कि ये नहीं है कि हुकूमत को पता नहीं है कि IMF से जान छुड़ाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और जो पेनफुल जो रिफॉर्म्स आपने करनी है मुल्क के अंदर वो आप करें, वो सबको पता है, आपके बेस्ट इकोनॉमिस्ट आपके मुल्क के अंदर है, ताकि कम अज़ कम अगली नस्लों पर ये IMF ना चली जाए। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि इतनी आबादी है और हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, रिसोर्सेज को बढ़ाना है। ये जो आपका टैक्सेशन का निज़ाम है, दूसरे जो इस वक्त जो सेक्टर्स हैं जो इस वक्त टैक्स से बाहर हैं उनको लेकर आएँ ताकि आपके वसाइल बढ़ें और IMF से आपकी जान छूटे। क्योंकि एक और भी देखिए बात है, आपके लीडर्स बाहर जाते हैं, बाइज़्ज़त लोग हैं, उनको जाकर इनके साथ बात करनी पड़ती है, इनके साथ इनकी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, इससे जान छुड़ाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ कि आई विश द प्राइम मिनिस्टर द वेरी बेस्ट
वो नेगोशिएट करते हैं IMF के साथ। लेकिन शायद कियानी साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी तो है ना कि जब IMF कर्ज फराहम करता है तो शराइत में जो है वो बड़ी सख्ती है, बहुत स्ट्रिक्ट है, ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखा जाता। जिस मुल्क को कर्ज दिया जा रहा है, मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 2022 में जिस तरह से तबाहकुन सैलाब आया जिसने हमारी मईशत को बहुत बुरी तरह से धचका दिया, उसको झंझोड़ के रख दिया, हमारे बहुत ज्यादा मसाइल ने जन्म लिया, हमारी कीमती जाने गई, यकीनी तौर पर हमें उससे सर्वाइव करना था। लेकिन जब हम कर्ज लेंगे तो फिर वो उन्हीं शराइत पे मिलेंगे जो ऑलरेडी उनकी तयशुदा हैं। तो ग्राउंड रियलिटीज को भी तो मद्देनजर रखना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं देखें जी, मैं आपको सिंपल बताता हूं। आप कभी किसी बैंक में चले जाएं और बैंक से बैंक नहीं देखता आपके पास जेब में पैसे हैं या नहीं है कि जी लाए या नहीं, वो कहता है कोलैटरल लेकर आए। मींस कोई जहन रखे जैसे जो आपकी प्रॉपर्टी कोई चीज है। यहाँ IMF को मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा। IMF है कि जो आप पैसे आपको दे रहे हैं उसे वापस मिले। अब ये बड़ी पेनफुल चीजें हैं जो ग्राउंड रियलिटी नहीं देखता। अब देखें जो हमारे अब ये बात आपने ठीक की, फ्लड्स आए थे, उनका क्या हुआ? उन बेचारों अभी तक कई लोग अभी तो बाहर बैठे हुए, उनको कोई हेल्प ही नहीं मिली, असिस्टेंस नहीं मिली। वो ये भी नहीं देखते कि मुल्क के मसाइल को क्या मसले मसाइल हैं। तो ये वजह है कि कोलैटरल वो उनको पता है कि ये अगर हमने सख्ती ना की हमें पैसे नहीं मिलेंगे। असल में ये एक बड़ा क्रूअल वर्ल्ड है। यहाँ पर लोगों की मजबूरियों को नहीं देखा जाता, मुल्क की मजबूरियों को नहीं देखा जाता। तो मेरी दोबारा से वही बात होगी कि हम इनको तो ठीक नहीं कर सकते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इन पर कोई ऐसी एक इंटरनेशनल सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो कि इनको कहें कि जी अपनी आप ये शराइत जो है इनको नरम करें। लेकिन बेस्ट तरीका तो यही है कि आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, जी बिल्कुल, पेनफुल डिसीजंस लें और जान छुड़ाएं इनसे। बिल्कुल सही कहा आपने। और चूंकि हमें मौसमी तब्दीली के चैलेंज का सामना है जिसमें हमारे अमल दखल ना होने के बराबर है, लेकिन 30 अरब डॉलर्स का नुकसान सिर्फ हमें 2022 के सैलाब में उठाना पड़ा। जहां माली नुकसान की हम बात करें, जानी नुकसान इससे अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान इससे अलग है। अलमास नकवी साहब, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात मालदीव के सदर से हुई, मोहम्मद मोइज़ो से, फिर इशाया दिया गया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जानिब से जो कि एडवाइज़र हैं, चीफ एडवाइज़र हैं बांग्लादेश के इस वक्त सेटअप के हवाले से। पाकिस्तान का रीजन में जो अप्रोच है, एक वक्त था जब बात की जाती थी, फैज़ साहब भी इसका जिक्र करेंगे, पाकिस्तान को सफारती तन्हाई का शिकार किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी तो बहुत दूर की बात, हमारे पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो मुतासर होना शुरू हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ये कोशिश, हमारे दफ्तर ख़ारजा की ये कोशिश सफारती महाज पर कितनी बड़ी कामयाबी है? नए सेटअप के साथ ख़ास तौर पर अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो पाकिस्तान को अब रिलेशंस नए सिरे से बिल्ड करने होंगे या दरीना ताल्लुकात को रिवाइव करने का वक्त है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि अब जो रिसेंट फेज़ ऑफ डिप्लोमेसी है इसके अंदर हम बहुत एक्टिविज़म हम देख रहे हैं। स्पेशली आपने देखा कि SCO के ट्रेड मिनिस्टर्स का यहाँ पे सेशन हुआ, अभी सरबराहान हुकूमत का इजलास भी जो है वो अगले महीने आ रहा है और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। जहाँ तक ये सवाल है कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, ये तो इंडिया का एक प्रोपोगेंडा था और उनकी एक डिप्लोमेटिक कोशिश थी जो कि नाकाम हो गई है, मैं समझता हूँ। देखिए पाकिस्तान बहुत रेलिवेंट है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, SCO हो, ECO के प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूनाइटेड नेशन में। अब देखें पाकिस्तान 2025 से 26 तक सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर के तौर पे जो है वो इलेक्ट हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान ने ब्रिक्स को की मेंबरशिप जो है अप्लाई की है। तो आइसोलेशन का तो कोई सवाल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक आपने जिक्र किया कि रीजनल जो अप्रोच है, रीजन के अंदर भी आप देखें तो मैं समझता हूँ कि जो इंडिया का ख्वाब था कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए वो तो बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। अब देखें जो एक रिवोल्ट आया है अब बांग्लादेश के अंदर, और उसके बाद जो वहाँ की रजीम है वो पाकिस्तान के साथ एक नए विजन के साथ जो है इंगेज करना चाह रही है। इसी तरह श्रीलंका के अंदर मैं समझता हूँ कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी आई है। नेपाल के साथ, मालदीव के प्रेसिडेंट के साथ जो है वो इंटरेक्शन हुआ है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ अब मैं एक नया मतलब दौर देख रहा हूँ कि जिसमें हम अपनी डिप्लोमेसी को रीडिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त, कल जो है वो बेलारस के एक ट्रेड मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर आए हुए थे, उनके साथ बहुत इम्पोर्टेंट हमारी इंगेजमेंट हुई है।
रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौर किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। मॉस्को के अंदर पाकिस्तान रूस सरमायाकारी और तिजारत के ऊपर एक इंटरनेशनल फोरम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है और अपनी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो बहुत इफ़ेक्टिव है इस वक्त, और उसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो एक इक्तिसादी सूरत हाल है उसको किस तरह बेहतर किया जा सके। ठीक है फैज़ी साहब, अभी आप बात कर रहे थे तरक्की पजीर ममालिक और जो तरक्की याफ्ता ममालिक उनमें जो मसाइल हैं ख़ासतौर पर तरक्की पजीर ममालिक की जिस वजह से वो फेस कर रहे हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो क्यों फिर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ देखते हैं कि वो हमारे मसाइल को सुनेंगे और उसका कोई हल निकालेंगे और हमारी मदद करेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तरक्की जो पजीर ममालिक हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग भी है, वो जानते हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं, तो वो इकट्ठे हो जाएं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने लिए कोई लाहे अमल तैयार करें? क्योंकि अभी जो मौसमियाती तब्दीली है सर, आने वाले वक्त के साथ तो ये तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, ख़ास तौर पर अगर हम इसकी बात करें। फिर दीगर चैलेंजेस के अलावा तो उस पर हम इकट्ठे क्यों नहीं हो पाते? देखिए, यही तो साजिश है कि इकट्ठे ना हुआ जाए, ताकि फिर उनकी तरफ कौन देखेगा और वो चौधरी फिर कैसे बनेंगे। लिहाजा ये तो देखिए, हर मुल्क का अपना अपना हक है, वो साजिशें भी करता है दुश्मन के खिलाफ, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी चौधराहट के लिए भी आगे बढ़ता है। ये तो अब हमने ये देखना है कि हमने क्या करना है, हमने कब तक रह जाना है मोहताज, और कब तक हम एक वक्त था हम पैसे दिया करते थे, हमने कर्ज दिए उन ममालिक को जो आज दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक के दरमियान है, हमने तब उनको तस्लीम किया तो उनकी पहचान बनी, हम ये कर चुके हैं। तरक्याती प्रोग्राम्स शेयर किए हमने। किसी ने कहा था ना कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में जाके देख। हम तो वो रहे हैं। लिहाजा अब इशू ये है, वो नकवी साहब कह रहे थे कि नहीं इंडिया का सिर्फ प्रोपेगेंडा था, नहीं, कुछ शायद लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, हमारी गलतियां भी मौजूद रही हैं जब हमने अपने ताल्लुकात को खराब कर लिया कि ड्राइवर में बन जाऊंगा लेकिन काम की बात कोई नहीं करूंगा। ये भी हमने देखा, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। असल इशू ये है, देखिए अभी बात हुई रीजन की, बांग्लादेश के साथ आपके ताल्लुकात का दोबारा से अहया हो रहा है। आपके वहां बांग्लादेश के अंदर अब क्या हुआ था कुछ दिन पहले, इंडिया के पेट में क्यों मरोड़ था, उसके मीडिया को क्यों स्यापा पड़ गया था, वो इसलिए कि कायदे आज़म अलैहिर्रहमा की याद में वहाँ तकारीब होना शुरू हो गई है। बानिए पाकिस्तान और बानिए बांग्लादेश उन्हें कहा जा रहा है वहाँ पे कि जिन्होंने आज़ादी हिंद में और फिर तहरीक आज़ादी पाकिस्तान, उसमें जो हमारे फाउंडर वो लीडर जो हैं उनकी याद में अगर तकरीब हो रही है तो स्यापे पड़े हुए हैं। दूसरा देखें, बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे क्योंकि वहाँ पे एक ये तहरीक जो उठी है उसमें ये नज़र आ गया है कि कौन ब्रादर इस्लामी ममालिक के दरमियान इख्तलाफ चाहता है। ये एक वक्त आएगा, अफगानिस्तान भी संभल जाएगा, इंसान बन जाएगा, लेकिन इश्यू ये है कि यही वो साजिशें हैं जिसके तहत दहशत गर्दी है। अब देखें बाकी सारी हमने चीज़ें, आप देखिएगा शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में जो अफगानिस्तान से हमारे यहाँ दहशत गर्दी हो रही है उस पे कितनी जानदार गुफ्तगू होगी और बताया जाएगा कैटेगोरिकली कि क्या क्या नुकसान हमें अब भी उठाना पड़ रहा है। हम तो इनको पालने वाले, पोसने वाले, अपनी कमर दोरी कराने वाले, अपने नुकसानात करने वाले, और ये आए रोज। और फिर ये भी बात होगी कि कौन से वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं और कहां कहां से वो आए थे, ये क्या किया हमारे साथ, ये भी सवाल किए जाएंगे कि सर नल की कर गए हो, आप खुद तो आ गए हैं, हमें किस चक्कर में डाल आए हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग महफूज नहीं हैं, हम रोज शहादतें हासिल कर रहे हैं। लिहाजा ये वो सारी बातें हैं, जब तक दहशत गर्दी का मसला, जब तक अदम मुसावात इसका खात्मा नहीं होता, तब तक मसाइल हल नहीं होने, और यही जोड़ने के लिए पूरी दुनिया के लोग गए हुए और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी इसलिए वहाँ। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने हथियार के हवाले से, और मुझे याद आया कल अपने जो इफ्तिताही सेशन था उसमें सदर जनरल असेंबली ने इस चीज़ का जिक्र किया कि वो चाहते हैं कि ज़ीरो न्यूक्लियर वेपन हो दुनिया में, और इसके लिए वो एक दिन भी मखसूस करना चाहते हैं। शायद क्या नहीं साहब, ज़ीरो वेपन होना, अब एक तरफ हम देखते हैं कि कुछ ममालिक हैं जो जंगो जदल का हिस्सा हैं, जबकि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि डेवलपमेंट की बात करते हैं, गुरबत के खात्मे के हवाले से बात करते हैं, और ऐसे में सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से ये सवाल उठा देना अक़वाम मुत्तहिदा में जो उसका बुनियादी किरदार था अमन का क़याम यकीनी बनाना, अब ऐसे में किरदार का शिफ्ट होना, ममालिक की जिम्मेदारी बढ़ जाना, या फिर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, उनका किरदार ज़्यादा अहम हो गया है। जैसे नाज़िया ने भी सवाल किया था कि तरक्की पजीर ममालिक एक क्यों नहीं हो जाते। देखिए जी, उसमें आप खुद भी जानते हैं, ये जो अभी गाजा में जो जंग हो रही है
दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप देख लें कि एक इलाके के लोग टोटल खामोश हैं और चले आ रहे हैं, जबकि गाज़ा के अंदर जो अमवात हैं वो कहाँ तक पहुँच गई हैं, 41,000। तो जी अब आप देख लें ना, और एंड कंटिन्यूइंग, ख़त्म नहीं हुआ वो, तो वो दूसरा चल पड़े लबनान की तरफ। जब आप ये खामोशी इख्तियार करेंगे तो फिर जो बड़े ममालिक हैं उनको तो जाहिर है उनके लिए तो उनकी इंटरेस्ट में नहीं है कि डेवलपिंग कंट्रीज एक जगह एक सब पे खड़े हो जाएं, सवाल नहीं पैदा होता। तो फिर कैसे उनको वो यूज करेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये इसके लिए अब लीडर्स हैं आपके सामने, ये जो तुर्की के सदर हैं, इनकी जो बड़ी कर्ट लैंग्वेज है और बड़ी स्ट्रेट लैंग्वेज, स्ट्रेट ऑफ द हार्ट लैंग्वेज है, वो इनको वेस्टर्न कंट्रीज को बिल्कुल वो बात ही नहीं है कि ये क्यों इस तरह कह रहे हैं। तो अभी आपको ये ज़रूरी है कि ये जितनी डेवलपिंग कंट्री एक सब पे खड़े हो जाएं, स्पेशली अभी यही इशू जो है क्लाइमेट चेंज है या ये लेंडर्स का है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको सख्त कंडीशन देती हैं, अगर आप इसी पे खड़े हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ कि जी क्यों ये जंगें जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हो रही हैं, क्यों डेवलप कंट्रीज में बचे हुए हैं, क्यों हथियार दिए जाते हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। अब आप एक तरफ अभी आपने एक बड़े अच्छे आपके एक अभी अंदर आपके गेस्ट ने कही, एक तरफ तो टू स्टेट सोल्यूशन की बात है, दूसरी तरफ हथियार भी दे रहे हैं। वो क्यों सुनेंगी आपकी बात? या तो हथियार बंद करें, कंप्लीटली बंद करें, तब ये कहीं जंग बंद होने का कोई हमें नजर आएगा, वरना बिलीव करें कि आप उनकी सपोर्ट। और फिर एक आखिरी, मैं पहले भी कई इस प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूएस में हो रहे हैं, इसके अंदर ये वाहिद बाइडेन है, क्योंकि इन्होंने तो इलेक्शन लड़ी नहीं ना। बाकी लीडर्स में जरूरत नहीं है, जो कैंडिडेट्स हैं वो कहें इसराइल को कि जी आप जंग बंद कर दें या उन पर सख्ती ले आए या उनको हथियार न दें। दोनों लीडर्स ने कहा कि जी हम हथियार तो देंगे क्योंकि सर्वाइवल का मसला है इसराइल का। तो आप कहाँ जाएंगे? डबल स्पीकिंग है ये मामला। जी बिल्कुल ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। जब वापस आएंगे तो कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ रहिए।